नमस्कार दोस्तों, NDC EDU यूट्यूब चैनल पे प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास के अंदर भारत की सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में हम भारतीय अक्षांश और देशांतरी विस्तार के बारे में अध्ययन कर रहे थे और हम उस टॉपिक को हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। भारतीय अक्षांश और देशांतरी विस्तार की हमने बात की थी। हमने आपको बताया था कि भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है, ये देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के आधार पर देखा जाए तो भारत विश्व मानचित्र पर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। भारत विश्व मानचित्र पर कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की जो स्थिति है वो विश्व मानचित्र पर क्या है। तो भारत की स्थिति विश्व मानचित्र पर क्या है? उत्तर पूर्व दिशा में भारत स्थित है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के अंदर हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है इसमें 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य अपना जो देश है उसका अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरी विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो देशांतरी विस्तार है वो प्रमुख रूप से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट जो पूर्वी देशांतर है, इन पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे भारत के देशांतर विस्तार के 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। हम किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से, तो अक्षांश और देशांतरों की जो प्रमुख विशेषताएं हैं अपने देश के लिए, भारत से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए यह है कि 68 डिग्री 7 मिनट जो पूर्वी देशांतर है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ये यहाँ से देशांतर विस्तार प्रारंभ होता है। 97 डिग्री 25 मिनट तक के पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। नीचे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य अपने देश का अक्षांशीय विस्तार है। अगर भारत की मुख्य भूमि की बात कर, इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट जिसे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है। 6 डिग्री 4 मिनट 45 सेकंड उत्तरी अक्षांश इसका मान है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो हिंद महासागर में स्थित है। अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब भारत की हम सामान्य स्थिति देखते हैं। विश्व मानचित्र के ऊपर जो भारत की स्थिति है वो ये है। भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। भारत की स्थिति विश्व मानचित्र पर यह है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जिस रेखा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम अक्षांशों की बात करेंगे। तो अक्षांश की अगर हम बात करते हैं तो अक्षांश रेखाओं में हमारे देश की जलवायु की बात करते हैं तो हमारे देश के बिल्कुल मध्य से जो रेखा गुजरती है, हमारे देश के बिल्कुल मध्य से जो रेखा गुजरती है वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। हमारे देश के
बिल्कुल मध्य से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा है वो कौन सी रेखा है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा की अगर हम बात करते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम करक रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उस रेखा को हम किसके नाम से जानते हैं? करक रेखा के नाम से जानते हैं। करक रेखा से संबंधित जो कम्पिटिटिव एग्जाम है इनमें बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि करक रेखा की विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो करक रेखा का मान कितना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसकी प्रमुख विशेषता ये भारत को बराबर दो भागों में बांटती है। भारत को बराबर दो भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत को बराबर दो भागों में जो रेखा बांटती है वो रेखा कौन सी है? करक रेखा है। इसके अलावा अगर देखा जाए करक रेखा को राजस्थान के बांसवाड़ा में माही नदी दो बार पार करती है। कौन सी नदी दो बार पार करती है? माही नदी जो कहाँ पे? राजस्थान में, राजस्थान के बांसवाड़ा में इसको दो बार पार करती है। करक रेखा को दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है, जिसे राजस्थान का दक्षिणतम भाग है। दक्षिणतम भाग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर माही नदी है वो मध्य प्रदेश से प्रवाहित होते हुए वापस इधर की तरफ जाती है। तो यहाँ पर दो बार जो माही नदी है वो इसे पार करती है। कौन सी रेखा को? करक रेखा को। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सी नदी है जो करक रेखा को दो बार काटती है या दो बार पार करती है? तो वो नदी कौन सी है? माही नदी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं करक रेखा की तो करक रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। करक रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से करक रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से करक रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से करक रेखा गुजरती है। 8 राज्यों में जिनमें सबसे पहला राज्य है, इन 8 राज्यों में कौन कौन से राज्यों को शामिल किया गया है? इनके अंदर जैसे इनको याद करने की ट्रिक है, रामझा के 6 पंगु मित्र है। रामझा के 6 पंगु मित्र है। रामझा के 6 पंगु मित्र हैं, यानी कि कितने मित्र हैं? 6 पंगु मित्र हैं। और ये करक रेखा पर स्थित जो राज्य इनको याद करने की ट्रिक है, पहला राज्य है राजस्थान। राज्य हो गया राजस्थान। दूसरे राज्य की बात करते हैं मैसे, तो मैसे जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। तीसरे राज्य की अगर हम बात करते हैं झांसे, तो वो है झारखंड। इसके बाद में के इसमें साइलेंट रहेगा। 6 पर जो स्थित जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़। पैसे है पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा। यानी कि ये भारत के जो राज्यों की अगर हम बात करते हैं, करक रेखा पर स्थित जो भारत के 8 राज्य हैं इनके बारे में बात कर रहे थे। करक रेखा की हम विशेषता बता रहे थे। एक बार फिर से देख ले करक रेखा की विशेषता। करक रेखा जिसका मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। करक रेखा की अगर हम मान की बात करते हैं तो करक रेखा का मान कितना है? करक रेखा का जो मान है वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हम करक रेखा बोलते हैं। और इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करक रेखा की प्रमुख विशेषताएं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, करक रेखा भारत के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। भारत के बिल्कुल मध्य से जो रेखा गुजरती है, यानी कि भारत को बराबर दो भागों में उत्तर व दक्षिण में डिवाइडेशन करने वाली, उत्तर व दक्षिण में बराबर दो भागों में बांटने वाली अगर कोई काल्पनिक रेखा है तो वो रेखा कौन सी है? करक रेखा है। इसके बाद में हम बात करते हैं करक रेखा। तो करक रेखा है ये भारत को दो भागों में बांटती है। ऐसी स्थिति में करक रेखा यानी कि करक रेखा के दक्षिण में जो भाग है, इस भाग में भारत में जो जलवायु पाई जाती है वो जलवायु पाई जाती है उष्ण जलवायु, यानी कि जलवायु के आधार पर भी दो भागों में बांटती है। और इसके उत्तर में जो जलवायु पाई जाती है वो जलवायु पाई जाती है शीतोष्ण जलवायु। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो करक रेखा है वो भारत को जलवायु के आधार पर दो भागों में विभाजित करती है। एक उष्ण जलवायु जो दक्षिण में है, दूसरी शीतोष्ण जलवायु जो उत्तर में है। इस प्रकार हम सम्मिलित रूप से भारत की जलवायु को उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी बोल सकते हैं। करक रेखा से संबंधित अगले अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो करक रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। करक रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? करक रेखा भारत के
8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? इन 8 राज्यों को याद करने की ट्रिक मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी, एक बार फिर से ध्यान देंगे। रामझा के 6 पंगु मित्र हैं, रामझा के 6 पंगु मित्र हैं, रामझा के 6 पंगु मित्र हैं। तो ये 8 राज्य हैं जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इनसे संबंधित क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित है, कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। तो इनमें रा का मतलब है राजस्थान, मैं का है मध्य प्रदेश, झा का है झारखंड, 6 से हो जाएगा छत्तीसगढ़, पैसे हो जाएगा पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा। यानी कि ये 8 राज्य हैं जिन 8 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा का मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। भारत को बिल्कुल 2 भागों में बांटती है, जलवायु के आधार पर 2 भागों में डिवाइडेशन करती है। उत्तरी भाग शीतोष्ण जलवायु, दक्षिण भाग है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? रामझा के 6 पंगु मित्र हैं, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 8 राज्य हैं जहां से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा से संबंधित जो अगला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये कि कर्क रेखा की राजस्थान में, यानी कि सर्वाधिक कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई वाले राज्य, सर्वाधिक लंबाई कर्क रेखा की भारत में सर्वाधिक लंबाई कौन से राज्य में है? अगर सर्वाधिक लंबाई की बात करते हैं कर्क रेखा की, तो सर्वाधिक जो लंबाई है कर्क रेखा की वो मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक लंबाई दोस्तों कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। इसके विपरीत सबसे कम लंबाई की बात करते हैं, तो सबसे जो कम लंबाई है, सबसे कम लंबाई है वो कौन से राज्य की है? सबसे कम लंबाई है वो है राजस्थान राज्य की, जो मात्र 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा की भारत में सबसे कम लंबाई कौन से राज्य की है? राजस्थान राज्य की है, और वो कितने किलोमीटर है? मात्र 26 किलोमीटर है। इसके बाद में कर्क रेखा से संबंधित और हम बात करते हैं, तो राजस्थान में जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा को माही नदी 2 बार पार करती है। यानी कि राजस्थान में माही नदी, राजस्थान में माही नदी कर्क रेखा को कितने बार पार करती है? कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा पर स्थित जो राज्य हैं, इनमें सबसे निकटतम शहर भारत का कर्क रेखा के, कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर, सबसे निकटतम शहर कौन सा है? तो सबसे निकटतम शहर है वो है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी जो अगरतला है, वहाँ का एक शहर है, उस शहर का नाम है उदयपुर। ये उदयपुर शहर वो कर्क रेखा के निकटतम स्थित सबसे निकट स्थित शहर है। इसके अलावा त्रिपुरा की राजधानी है वो भी कर्क रेखा पर ही स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, राजस्थान में कर्क रेखा का क्या महत्व है? राजस्थान में कर्क रेखा, राजस्थान में कर्क रेखा है वो प्रमुख रूप से बांसवाड़ा के बांसवाड़ा जो जिला है, इस बांसवाड़ा जिला है, इसके कुशलगढ़ से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से होकर जो कर्क रेखा है वो यहाँ से गुजरती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो डूंगरपुर जिले की सीमा पर, यानी कि डूंगरपुर की जो सीमा है, डूंगरपुर जो जिला है, राजस्थान का जो डूंगरपुर जिला है, इसकी सीमा पर एक गांव है, उस गांव का नाम है चीखली गांव। उस गांव का क्या नाम है? चीखली गांव है। और ये जो चीखली गांव है
इस चिखली गांव की सीमा को छूती हुई ये जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। कभी कभार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि डूंगरपुर जिले की सीमा से सीमा बनाती हुई जो कर्क रेखा है वो उसके कौन से गांव की सीमा को छूते हुए गुजरती है। तो ये काल्पनिक रेखा है और ये जो काल्पनिक रेखा है वो डूंगरपुर जिले का जो चिखली गांव है इस चिखली गांव की सीमा को छूते हुए गुजरती है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के संदर्भ में जो कर्क रेखा से संबंधित ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कर्क रेखा का मान 83.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं, इसकी अगर हम बात करते हैं तो भारत को ये बिल्कुल मध्य से उत्तर व दक्षिण में विभाजित करती है। इसके उत्तर में जो जलवायु है वो कौन सी है, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। इसके दक्षिण में जो जलवायु है कौन सी है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कर्क रेखा इसका नाम है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा है, ये प्रमुख है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कर्क रेखा की भारत में सर्वाधिक लंबाई जिस राज्य में है वो राज्य कौन सा है, वो मध्य प्रदेश है। सबसे कम लंबाई वाला राज्य कौन सा है, तो वो राजस्थान है, जिसमें राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई मात्र कितनी है, 26 किलोमीटर है। इसके अलावा राजस्थान की या विश्व की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। इसके अलावा कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा के सबसे निकटतम जो शहर है वो कौन सा है, अगरतला है, त्रिपुरा की राजधानी। उसके पास में स्थित जो है उदयपुर है। राजधानियों के अंदर काफ़ी बार अगरतला ऑप्शन में नहीं आकर के रांची आता है। क्या आता है, रांची। रांची कौन से राज्य की राजधानी है, झारखंड की राजधानी है। तो एग्जाम में अभी तक अगरतला ऑप्शन नहीं आया है, लगभग रांची आता है। ऐसी स्थिति में इसके निकटतम कर्क रेखा के निकटतम जो राजधानी शहर कौन सा है, वो रांची है। बात अगर हम कर्क रेखा के बारे में राजस्थान की करते हैं तो राजस्थान में कर्क रेखा वो बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से होकर गुजरती है, प्रमुख रूप से बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। लेकिन बात अगर हम डूंगरपुर की करते हैं तो डूंगरपुर जो जिला है इसकी जो सीमा है उस पर एक गांव है, उस गांव का नाम है चिखली गांव। इस चिखली गांव को छूती हुई कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कर्क रेखा की, तो 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य है वो लंबवत चमकता है। इक्कीस जून को जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा जो दिन होता है भारत में वो 21 जून को होता है। 21 जून की स्थिति क्या होगी, भारत में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। तो ये अक्षांश रेखाओं से संबंधित था। इसके बाद में अक्षांश में भारत के हम उत्तरतम और जो दक्षिणतम बिंदु है उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है, भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंद्राकोल। इंद्राकोल है वो कहाँ पे स्थित है, इंद्राकोल की अगर हम बात करते हैं तो इंद्राकोल है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इंद्राकोल कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है, सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है, सॉरी। अगर इसके सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो भारत की मुख्य भूमि की, भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत की मुख्य भूमि की अगर हम बात करें तो भारत की मुख्य भूमि है, इसका सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी है। और कन्याकुमारी है ये कौन से राज्य में स्थित है, कन्याकुमारी है ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि जो दक्षिण में स्थित ये जो कन्याकुमारी है, इस कन्याकुमारी की स्थिति ये है, यहाँ पर स्थित है कन्याकुमारी। ऐसी स्थिति में कन्याकुमारी वह स्थान है जहां से बंगाल की खाड़ी, जहां से बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, इन तीनों का संगम स्थल कौन सा है, कन्याकुमारी है। इसके अलावा ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट है, कौन सा, कन्याकुमारी। लेकिन भारत का पूर्णतः जो दक्षिण पॉइंट है वो कौन सा है,
भारत का सबसे दक्षिण जो पॉइंट है जिसे माना गया है, भारत का सबसे दक्षिण पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिण पॉइंट है वो कौन सा है, वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जिसे पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट। और पिगमिलियन पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये कौन से द्वीप समूह में स्थित है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम अक्षांश है। और इस अक्षांश का मान है 6 डिग्री 4 मिनट 45 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो यानी कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, जिसे हम पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और इसका अक्षांश से मान कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट 45 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। अब देखो एग्जाम में ऑप्शन सबसे सरल क्वेश्चन जिसे हम मानते हैं, क्योंकि प्रत्येक जो विद्यार्थी है उसको भारत का अक्षांशीय मान, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार मान है वो मालूम होता है। लेकिन वहाँ पर अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत की मुख्य भूमिका, दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार पूछ लिया जाए, मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार अगर आपको पूछ लिया जाता है तो वहाँ पर आप लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन क्या पूछेगा कि संपूर्ण भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार कितना है। और संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार अगर भारत की बात करते हैं तो संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है वो स्टार्ट होगा 6 डिग्री 4 मिनट 45 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से 7 डिग्री से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी स्थिति में भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल, जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। सबसे दक्षिणतम मुख्य भूमिका बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु में स्थित है। कन्याकुमारी है ये बंगाल की खाड़ी, जिसे गंगा सागर भी कहा जाता है, अरब सागर जिसे सिंधु सागर भी कहा जाता है, और हिंद महासागर। इन तीनों को योजक बिंदु के रूप में, इन तीनों के संगम पर कन्याकुमारी स्थित है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थित है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं भारत के देशांतरीय विस्तार की, भारत के देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करते हैं तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, ये भारत का देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होता है, जो कि यहाँ पर सत्तानवे डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है इन तक फैला हुआ है। यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यहाँ तक भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो फैला हुआ है। अब देखो देशांतरों की विशेषता क्या होती है, इस देशांतरीय विस्तार का हमारे भारत के लिए क्या महत्व है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि देशांतर जो हैं इनका उपयोग प्रमुख रूप से, अक्षांश के बारे में एक विशेषता आपको बताने भूल गए कि भारत की जो मुख्य भूमि है जिसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि भारत की मुख्य भूमि है ये भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है, तो भारत की मुख्य भूमि है ये भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है, 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्योंकि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है, और ये सभी जगह पर क्या होती है, समान होती है। हम बात कर रहे थे भारत के देशांतरीय विस्तार की, तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। अगर हम बात करते हैं इस देशांतरीय विस्तार की, तो
देशांतर का ये जो विस्तार है भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर है, और देशांतरों का सबसे जो महत्वपूर्ण जो काम होता है वो है समय के निर्धारण में किया जाता है इनका उपयोग। यानी कि जो देशांतर होते हैं इनका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसके महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, तो किसी भी देश के समय के निर्धारण में वहाँ का जो मध्य देशांतर है जिसे हम मानक देशांतर बोलते हैं, उसके आधार पर ही उस देश के समय की गणना की जाती है। विश्व के कुछ देश ऐसे हैं जैसे कनाडा मान लो, रूस मान लो, चीन मान लो, ये ऐसे देश हैं जिनका पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार क्या है, अधिक है, और पूर्व से पश्चिम की ओर इनका विस्तार अधिक होने के कारण यहाँ पर समय जोन है वो एक से अधिक है। लेकिन भारत है, इसका अगर पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार देखा जाए तो भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 30 देशांतरों का डिफरेंट है। पूर्व से पश्चिम की ओर भारत में कितने देशांतरों का अंतर है, 30 देशांतरों का अंतर है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में देशांतरीय अंतर कितना है, तो भारत में अक्षांशीय और देशांतरीय लगभग दोनों अंतर ही क्या है, कॉमन है। लगभग 30 अक्षांशों का उत्तर से दक्षिण की ओर अंतर है, और लगभग 30 ही देशांतरों का अंतर है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। अब यहाँ पर देखो समय की गणना जो की जाती है समय निर्धारण में, देशांतर जो एक देशांतर है, इस एक देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि पृथ्वी जब अब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। ऐसी स्थिति में भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु, पूर्वी बिंदु कौन सा है, किबिथु है। किबिथु कौन से राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। किबिथु कौन से राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, गौर माता। कौन सा है, गौर माता है। और गौर माता है ये कौन से राज्य में स्थित है, गौर माता है वो गुजरात राज्य में स्थित है। इन दोनों के मध्य समय का अंतर कितना है, तो देशांतरों का अंतर कितना है, 30 देशांतरों का है। एक देशांतर को पार करने में सूर्य को कितने मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का। तो 30 देशांतरों को सूर्य को पार करने में कितना समय लगेगा, 30 को 4 से गुणा करेंगे 120 मिनट। 60 का भाग देंगे क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो कितने घंटे का अंतर हो जाएगा, 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। यानी कि भारत का जो सबसे पूर्वी स्थान है किबिथु, वहाँ पे सूर्य उदय होने में और गुजरात के गौर माता में सूर्य उदय होने में लगभग कितने समय का अंतर रहेगा, 2 घंटे का अंतर रहेगा। ऐसी स्थिति में अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में सूर्योदय का राज्य किसे कहा जाता है, भारत में सूर्योदय का राज्य किसे कहा जाता है, तो सूर्योदय का राज्य अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। या भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है, सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो क्या होता है, अरुण होता है। और अरुणाचल प्रदेश यानी कि जहाँ पर सबसे पहले सूर्य होता है, उदय होता है भारत में, वो कौन सा होता है, अरुणाचल प्रदेश राज्य है। तो सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है, अरुणाचल प्रदेश में। और आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर सूर्योदय होता है वहीं पर क्या होता है, सूर्य अस्त होता है। ऐसी स्थिति में भारत में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में होता है। और सबसे बाद में सूर्य उदय और सूर्यास्त कहाँ पे होता है, गौर माता गुजरात में होता है। कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि भारत में सूर्यास्त सबसे पहले कहाँ पे होता है। अब हम वहाँ पे दिशा के आधार पर जाते हैं कि पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है, पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होता है। तो सूर्य अस्त कौन सी दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में। हमारे पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, गुजरात स्थित है। ऐसी स्थिति में हमें ये मालूम होने के बावजूद भी कि जहाँ पर सबसे पहले सूर्य उदय होगा वहीं पर क्या होगा, अस्त होगा। लेकिन हम सूर्य उस दिशा भ्रम में पढ़ के पश्चिम दिशा में करते हुए कहाँ पे कर देते हैं, गुजरात में कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में हमें जो क्वेश्चन आ रहा था वही हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। विश्व स्तर पर बात की जाए तो सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, तो सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। यानी कि विश्व में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है, जापान में होता है। मध्य रात्रि का देश, यानी कि मध्य रात्रि का देश किसे कहा जाता है, तो मध्य रात्रि का देश है वो किसे कहा जाता है, नॉर्वे को कहा जाता है। ये इनसे संबंधित क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, देखो समय के निर्धारण की बात चल रही थी कि 30 देशांतरों का अंतर था, 4 मिनट एक देशांतर को पार करने में सूर्य को लगते हैं। भारत को पूर्व से पश्चिम की अगर बात करते हैं तो टोटल कितने, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का अंतर होता है। यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5:30 बजे होगा
तो गुजरात में 2 घंटे बाद में होगा, प्लस 2 करेंगे कितने बजे होगा, 7:30 बजे होगा। अब ये बात थी सूर्योदय और सूर्यास्त की समय के अंतर के आधार पर। अब देखो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है या आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है, फिर भी भारत की सभी जगह की जो घड़ियां हैं वो एक ही समय क्यों बताती हैं? क्योंकि गुजरात, जैसे मान लीजिए कि गांधीनगर है, वो गुजरात की राजधानी है, वहाँ पर भी इस समय का टाइम 10 बज रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ईटानगर का समय अगर हम फ़ोन करके किसी को पूछें तो वहाँ पर भी कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। चाहे हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, शिमला में है, शिमला पर में किसी को हम फ़ोन करके पूछ रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं 10 बज रहे हैं। अगर हम बात करते हैं चेन्नई की, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है, वहाँ पर कॉल करके हम पूछ रहे हैं तो वो भी अपना टाइम क्या बता रहे हैं, 10 ही बजा रहे हैं। यहाँ तक कि हम पोर्ट ब्लेयर, जो कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, वहाँ पर भी इस समय कॉल करके पूछ रहे हैं तो वहाँ का टाइम कितना है, 10 बज रहे हैं। जबकि ये सभी जो क्षेत्र हैं इनका देशांतरी विस्तार काफ़ी अलग है, डिफरेंट लिए हुए है। एक तरफ ईटानगर, दूसरी तरफ गांधीनगर, इन दोनों के मध्य जो देशांतरों का अंतर है वो 30 डिग्री का है। क्योंकि गांधीनगर पश्चिम की तरफ है, पश्चिम की तरफ हम जाएंगे तो समय क्या होगा, घटेगा। ऐसी स्थिति में ईटानगर में अगर 10 बज रहे हैं तो इस समय गांधीनगर का समय क्या होना चाहिए, 8 ही बजे भी होनी चाहिए। भाई 2 घंटे तो कम होंगे ना, क्योंकि यहाँ पर तो सूर्य 2 घंटे बाद में पहुँचेगा, तो यहाँ पर घड़ी का टाइम क्या होना चाहिए, 8 बजे होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि 500 जो राजधानियाँ हैं, चाहे वो शिमला हो, चाहे वो गांधीनगर हो, चाहे वो ईटानगर हो, चाहे वो चेन्नई हो, या फिर हो पोर्ट ब्लेयर, यानी कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक हम हिंद महासागर में समुद्र तक चले गए। पूर्व में जो अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से लेकर के गुजरात के कच्छ के रण तक चले गए, लेकिन समय में हमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं दिखा। सभी स्थानों की जो घड़ियाँ हैं वो एक ही समय बता रही हैं, वो 10 ही बजा रही हैं। ये 10 ही बजा रही हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि हमारे देश का जो ये देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, इनके मध्य का जो विस्तार है जिसे हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, इनके मध्य का भी एक बिंदु है, यानी कि हमारे जो देश के जो समय का निर्धारण है वो इनके बिल्कुल मध्य से गुजरने वाली एक रेखा है। उस रेखा का नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कौन सी देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जिसे भारत की प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, भारत की प्रधान यामोत्तर रेखा, जिसे भारत की प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। इसे भारत की प्रधान यामोत्तर रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसी देशांतर के आधार पर अपने देश का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। अब देखो ये जो रेखा है ये भारत के देशांतरी विस्तार है, इसके बिल्कुल मध्य से गुजरती है। जैसा कि मैंने बताया कि इस रेखा से किसी भी देशांतर रेखा से अगर हम पूर्व की ओर जाएंगे, पूर्व की ओर जाएंगे तो समय को क्या करेंगे, तो समय होगा प्लस, तो समय क्या होगा, प्लस में होगा। और अगर हम इसके पश्चिम की ओर जाएंगे, किधर जाएंगे, पश्चिम की ओर जाएंगे, पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय क्या होगा, माइनस में होगा। भारतीय समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के द्वारा किया जाता है, जिसे हम मानक के देशांतर रेखा जो प्रधान यामोत्तर रेखा है भारत की वो उसके नाम से जानते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा कौन सी रेखा को बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा के वो बोलते हैं। ग्रीनविच रेखा कौन सी रेखा को बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा को बोलते हैं। ग्रीनविच रेखा है, अन्य जो सभी रेखाएं हैं उनके बारे में जब हम अक्षांश और देशांतर के बारे में अध्ययन करेंगे तब आपको सभी के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताया जाएगा। प्रत्येक जो कंपटीशन एग्जाम होती है, किसी प्रकार की जो एग्जाम होती है उसमें इनसे संबंधित क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पूछे जाते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे हम ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, ये ग्रीनविच रेखा है, यहाँ से हमारे देश का समय 5.5 घंटे आ गया है, यानी कि अपने देश का समय कितने हैं, 5.5 घंटा आगे है, किससे, ग्रीनविच टाइम से, जीएमटी, जीएमटी ग्रीनविच मध्य टाइम, ग्रीनविच मध्य टाइम से आईएमटी,
IST इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है इसकी बात करते हैं तो भारतीय जो समय है वो इससे कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। यानी कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है जिससे हमारे देश के समय का निर्धारण किया जाता है। इस रेखा का जो समय है वो ग्रीनविच मध्य टाइम यानी कि जो ग्रीनविच रेखा का टाइम है उससे टाइम से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। अब पूर्वी देशांतर रेखा प्रधान यामोत्तर रेखा से संबंधित अगर हम और क्वेश्चनों की अगर हम बात करते हैं और जो इम्पोर्टेंट इसकी विशेषता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो ग्रीनविच रेखा की प्रमुख विशेषताएं आपको ये बताते हैं कि जिस प्रकार से हमने कर्क रेखा के बारे में पढ़ा, जो कर्क रेखा है वो अपने देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसी प्रकार से हम 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा के बारे में बात करते हैं तो भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की बात करते हैं। पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की अगर हम बात करते हैं तो इस रेखा को किस किस नाम से जानते हैं। इसका पहला नाम है प्रधान भारतीय प्रधान यामोत्तर रेखा। भारतीय प्रधान यामोत्तर रेखा यानी कि भारतीय समय का निर्धारण इसी रेखा के द्वारा किया जाता है। भारतीय जो समय है, भारतीय समय का निर्धारण भारतीय समय का निर्धारण है वो कौन सी रेखा के द्वारा किया जाता है। भारतीय समय का निर्धारण है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के द्वारा किया जाता है। दूसरी, इसका समय, इसका जो समय है, इसका समय वो ग्रीनविच से रेखा से या ग्रीनविच जो समय है उस समय से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। अर्थात मान लीजिए कि भारत में दोपहर के 12 बजे, भारत में समय क्या हुआ है, भारत में दोपहर के कितने बजे हैं, 12 बजे हैं। तो इस समय जो 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे हम ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, वहाँ का समय यहाँ से 5.5 घंटे कम होगा। कितना कम होगा, 5.5 घंटे कम होगा। यानी कि यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, भारत में दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो ग्रीनविच टाइम यानी कि इंग्लैंड का समय होगा सुबह के 6:30। वहाँ पर सुबह का टाइम क्या होगा, 6:30 बजे होंगे। इसके अलावा इस रेखा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके द्वारा विश्व के 2 देशों के समय का निर्धारण किया जाता है। विश्व के 2 देशों के समय का निर्धारण किया जाता है। 2 देश कौन कौन से हैं, जिन देशों से इस रेखा के द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है, तो एक भारत और दूसरा श्रीलंका। भारत का जो दक्षिण में स्थित द्वीपीय देश है श्रीलंका, सिहल द्वीप जिसे हम बोलते हैं, वहाँ के और भारत के समय का जो निर्धारण किया जाता है वो कौन सी रेखा के द्वारा किया जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं मोरल रूप से, आपको ये पूछा जाए कि ये रेखा भारत में गुजरती कहाँ से है, तो ये रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की अगर हम बात करते हैं तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, ये 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यानी कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा जिसे भारतीय समय का निर्धारण किया जाता है, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। याद रखना, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अगर किसी स्थान विशेष के बारे में आपको पूछ लिया जाए, स्थान विशेष के बारे में पूछ लिया जाए, तो हम बात करते हैं इस रेखा की। तो स्थान विशेष की अगर हम बात करते हैं, तो स्थान विशेष के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये रेखा कहाँ से गुजरती है? ये रेखा गुजरती है, देखो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 5 राज्यों में भी हम उभयलिंग लेंगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट है ये दोनों राज्य, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर इन राज्यों की हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो ये भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ से दोनों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क रेखा भी गुजरती है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के कौन से 2 राज्य हैं जहां से दोनों रेखाएं गुजरती हैं। दोनों रेखाएं कौन कौन सी? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जहां से भारत के समय का निर्धारण किया जाता है। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन 2 राज्यों से गुजरती है। इसके बाद में हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात कि स्थान विशेष की बात की जाए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा या भारतीय मानक देशांतर रेखा है, ये भारत में कहाँ से गुजरती है? तो ये भारत में जो उत्तर प्रदेश है, भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है, इस उत्तर प्रदेश राज्य का जिला है, उसका नाम है इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश राज्य का जो जिला है वो कौन सा है? इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। इलाहाबाद राज्य की एक तहसील है, जिले की एक तहसील है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर, और इस मिर्ज़ापुर तहसील का एक गांव है, उसका गांव है नैनी गांव। इस नैनी गांव से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी तहसील से या कौन से गांव से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिले की मिर्ज़ापुर तहसील के नैनी गाँव से होकर भारत की जो पूर्वी देशांतर रेखा, जहाँ से भारतीय समय का निर्धारण किया जाता है, वो गुजरती है। नैनी गांव के बारे में आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहले वायु परिवहन का प्रारंभ, जो वायु परिवहन है, इस वायु परिवहन का जो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था अपने देश के अंदर, वो 1911 में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 में। और कहाँ से कहाँ के मध्य हुई थी? तो ये हुई थी इलाहाबाद से नैनी के मध्य। इलाहाबाद से नैनी के मध्य मात्र 10 किलोमीटर की दूरी में जो वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी, भारत में सर्वप्रथम हुई थी। ऐसे ही देखा जाए तो भारत में सर्वप्रथम रेलवे परिवहन की जो शुरुआत थी वो 1853 में हुई थी, और मुंबई से ठाणे के मध्य, मुंबई से ठाणे के मध्य मात्र 34 किलोमीटर की दूरी में भारत में सर्वप्रथम जो रेल परिवहन है इसकी शुरुआत हुई थी। थैंक यू।